Good morning, students. Today my topic is Napoleon Code, French Civil Law. ओके और इसे हम कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हु इज़ नेपोलियन. नेपोलियन कौन था? ओके, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और उसकी डेथ 1821 को हुई थी. फर्स्ट काउंसलर बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए न्यू कॉन्सेप्ट बनाया जिसे हम नेपोलियन कोड 1804 और सिविल कोड कहते हैं. रूलर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1850. वो फ्रांस का राजा बना 1799 से 1850 तक. बिकेम द फर्स्ट काउंसिल बाय एज्यूमिंग द एब्सोल्यूट पावर. फर्स्ट काउंसलर बना जिसके पास जिन्होंने अपने आप को सभी तरह का पावर ले रखा था. ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं नेपोलियन को किसके ऊपर बेस होता है. नेपोलियन द लॉ शुड बी बेस्ड ऑन अ रीज़न एंड कॉमन सेंस. जो ये लॉ था ये कॉमन सेंस पे बना हुआ था कि हर आदमी के पास एटलीस्ट पर्टिकुलर नियम होने चाहिए या पर्टिकुलर राइट होनी चाहिए. इतने राइट्स हों कि वो अच्छा कर रहे. ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वल अंडर द लॉ. ठीक है, हर मनुष्य कानून के सामने एक समान है. पीपल शुड हैव सर्टेन फ्रीडम. लोगों को इतने कुछ फ्रीडम्स मिलनी चाहिए. अब हम देखते हैं नेपोलियन कोड में हुआ क्या क्या था. नेपोलियन कोड में क्या था, उससे क्या लोगों को फ़ायदा हुआ है, नेपोलियन कोड में उसने क्या किया. फर्स्ट था एबॉलिश फ्यूडरल सिस्टम. उसने फ्यूडरल सिस्टम को हटा दिया. फ्यूडरल सिस्टम में क्या था कि सबसे पहले राजा के नीचे है ना उसके मिनिस्टर्स होते थे, उसके नीचे स्मॉल मिनिस्टर्स मान लीजिए और लास्ट में फार्मर्स मान लीजिए. ठीक है, जो फार्मर्स थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था अराउंड 60%. तब वो ऊपर स्मॉल मिनिस्टर्स को देते थे. स्मॉल मिनिस्टर्स जाए उनसे बिग मिनिस्टर को देगा, उनसे बिग मिनिस्टर लास्ट में राजा को देंगे. ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे बर्डन फार्मर के ऊपर था. देन सेकेंड थिंग, फेट प्रेजेंट फ्रॉम सेल्फडम एंड मैटेरियल ड्यूज. ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोगों को क्लियर मना कर दिया कि आपको बेकार नहीं करना है. आपको क्यों, आप अगर दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो और आपको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है तो ये तकलीफ़ की बात है. उसने बोला सभी आदमी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे पैसा देना चाहिए, जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए. इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया. सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स. ठीक है, एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बना दिए जिसके द्वारा लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी. राइट टू प्रॉपर्टी फॉर अ फ्रेंच सिटीजन्स को राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी दिया. उससे पहले किसी ने भी अधिकार किसी देश के पास नहीं था. सबसे पहला देश फ्रांस था जिसके पास राइट टू प्रॉपर्टी है. राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत हर आदमी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकता था. ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ. ठीक है, पहले ये रहता था कि राजा का या किसी भी आदमी का बड़ा बेटा है तो उस पे प्रॉपर्टी पे ज़्यादा हक होगा, छोटे वालों पे कम होगा, उससे छोटे वाले का प्रॉपर्टी पे काफ़ी कम होगा. तो उसने ये मना कर दिया. उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक आदमी के 4 बच्चे चारों इक्वल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा और बाकी के सब उसकी गुलामी करेंगे. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. रिमूव ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड इन टाउन. आप पूरे फ्रांस में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं. आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको एक ही बार टैक्स देना है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है. इससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को. एडॉप्टेशन ऑफ लीगल करेंसी. उसने एक कॉमन करेंसी बना दिया. ठीक है, फ्रांस में पहले 32 टाइप ऑफ करेंसी थी. उसने खाली 2 टाइप ऑफ करेंसी रखी जो लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक हुआ. ठीक है, कंफर्टेबल फील करते थे. नाउ अब हम देखते हैं जब नेपोलियन कोड में कुछ अच्छाई भी थी या बुराई भी होंगी तो ये इस पे हम डिस्कस करते हैं. नेपोलियन कोड वाज कंसिडर्ड अ प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम रिफ्लेक्टिंग ब्रॉड माइंडेड. ओके, नेपोलियन कोड जो था वो एक
तरह का लीगल सिस्टम माना गया, लोगों को पहली बार अधिकार मिले। और आज भी फ्रांस में नेपोलियन कोड को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि नेपोलियन कोड को पूरी तरह हटा दिया गया है, नहीं, उधर आज भी कहीं कहीं शपथ में नेपोलियन कोड का ही यूज़ किया जाता है। नेपोलियन कोड है ना, दिखाता है उसकी नेपोलियन की दूरदर्शिता दिखाता है, ठीक है, कि हाँ नेपोलियन ने जो सोचा वो बढ़िया किया। इसके बाद इसमें कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ बुराइयां भी थे। सबसे पहले था डिडंट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू वुमेन, इट वाज अ लिमिटेड सरफेस एंड रेड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर्स। ठीक है, उसने खाली औरतों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए, औरतों को राइट टू वोट भी नहीं था। ठीक है, सेंसरशिप लगा दी गई। आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं लिख सकते, गलत नहीं कह सकते। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, लोगों को ज़बरदस्त लोगों को सेना में शामिल किया गया। क्यों? नेपोलियन चाहता था कि फ्रेंच आर्मी है वो पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप को जीते। ठीक है, रेस्ट ऑफ यूरोप को जीतने के लिए उसे आर्मी की ज़रूरत है। आर्मी कहाँ से आएगी? फ्रांस के कॉमन लोग को ही उन्होंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है? नेपोलियन कोड हो गया। अब इसके बाद होता क्या है? नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया था। इसके लिए ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया और इस वॉर को हम कहते हैं वॉर ऑफ वाटरलू। अब जब इसे हरा दिया गया, ठीक है, तो इसके बाद एक है ना, नॉर्मली सी बात है, एक संधि हुई थी जिसे वेनिया कांग्रेस ऑफ 1815 कहते हैं। उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी ये वेनिया संधि में क्या हुआ, इसके 2-3 मेन पॉइंट थे। फर्स्ट, ठीक है, फ्रांस को सीमाओं पे राज्य पे कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर पाए। इट मीन्स डैट कि उन्होंने फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज थी वो बॉन्ड कर दी गई, जिसके कारण फ्रेंड इन फ्यूचर अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाए। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटाया गया बोर्बन डायनासिटी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो बोर्बन डायनासिटी थी जो हटा दी गई थी उसे फिर से पावर में रख दिया, उसे फिर बढ़ाकर है ना, उसे फिर पावर दे दी गई और मोनार्ची को जारी रखा गया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नेपोलियन कोड। ठीक है, या तो इसके लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था नेपोलियन कोड क्या है। ठीक है, देन सेकंड थिंग है, इसके लिए एक और आ सकता है, नेपोलियन कोड में क्या किया है और नेपोलियन कोड से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और लोगों को क्या नुकसान हुआ। और इसके बाद आपके लिए आएगा वेनिया कांग्रेस आ सकता है, वेनिया कांग्रेस ऑफ 1815। वेनिया कांग्रेस में क्या था? ठीक है, इधर एक और मेन पॉइंट है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, जिसके बारे में अभी अगर मैं बता दूं, वेनिया कांग्रेस ऑफ 1815, वेनिया कांग्रेस ऑफ 1815 में मेन आपको आ सकता है, अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप किस तरह लिखोगे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेनिया कांग्रेस वॉज टू ऑनडो मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। ठीक है, एंड ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरिच, ठीक है, जो ड्यूक मैटरिच थे उन्होंने इसके अंदर हेड भूमिका निभाई थी। ड्यूक मैटरिच का उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत आपके बुक में है, जो 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, ये बात किसने कहा था? ये उन्हीं ने ही कहा था। ठीक है, इट मीन्स ये होता है जब फ्रांस में कोई ना कोई घटना घटती है तो उसका असर कहीं ना कहीं यूरोप पे होता ही है। ये बात किसने कहा था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरिच ने। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है।